हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी में हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। उसी रीट की तैयारी में हम आपके लिए कल पहली क्लास लेकर के आए थे सामाजिक विज्ञान की, और आज दूसरी क्लास लेकर के हम आए हैं। सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटी का निचोड़ सिखाएंगे, उसके बाद कुछ एडवांस लेवल भी आपको बताएंगे। वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपको करवाएंगे। एक बार जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे एनसीईआरटी से, तो आप हाई लेवल बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को दे सकते हैं। प्यारे साथियों, इस चैनल पर अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक, जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। बहुत ही सुटेबल नोट्स के साथ ये सेशन होने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस नोट्स में हैं, बहुत ही कंबाइन चीज़ों को हमने इसमें रखा है। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स भी यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। कल जहाँ से हम लोग सेशन को छोड़ा था, आज वहीं से आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुरा पाषाण काल, द पैलियोलिथिक एज। चलिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जरा मुझे पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड तो बताइए। तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का है, याद रखिएगा। देखिए, इसके नाम में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं। जैसे लिखा है, यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर, जिसे हम लोग कहते हैं आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सुझाव आपको जरूर दिया जाएगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां आता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई। यहां तो बार बार बहुत सारे एग्जामों में यहां से प्रश्न बनाए भैया कि मानव का जो 99% कहानी है उसके इतिहास की, वो किस काल में घटित हुई है। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में घटित हुई, क्योंकि वो सबसे लंबा टाइम पीरियड गुजरा है मानव का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनको आइए देखते हैं इस नोट्स में, और जो भी चीज़ें आपके लिए हैं उनको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, कोई भी समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का एक नाम है मेसोलिथ। क्या है? मेसोलिथ। एक नाम है मिडिल स्टोन एज। क्या नाम है? मिडिल स्टोन एज। और सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू कि यहां से ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण के बदलाव किस जो है काल में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, जो मध्य पाषाण युग था, जो मिडिल स्टोन एज थी, उसी में आपको पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बना है, याद रखिएगा इस लाइन को। आगे कहा गया है, इसके समय की बात करते हैं, 12,000 साल से लेकर के लगभग 10,000 साल पहले तक का समय जो है इसका टाइम पीरियड माना गया है। इस काल के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी में जल्दी में क्या कर देते हैं कि जब भी आपसे पूछ लिया जाता है कि माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कब पाए गए, तो जल्दी से लोग इस लगा आते हैं पुरा पाषाण काल में या इधर उधर। लेकिन याद रखिएगा, नाम भले उसका मध्य पाषाण काल है भैया, लेकिन
यहाँ जो आपको पत्थर के औजार मिल रहे हैं वो बहुत छोटे मिल रहे हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, प्रायः इन औजारों में हड्डी या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, याद रखिएगा। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लकड़ियों और जो हड्डियां हैं उसके मूठे वाले औजार कहां से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल से मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। युग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है भैया, तो युग को अंग्रेजी में कहा जाता है एज। क्या कहा जाता है, एज। नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज, इसके बारे में हमें जानना है। बहुत सारी चीजें जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी जानेंगे। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड पूछता है, इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। और यहां से तो बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार पूछी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इस क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, अर्थात था तो कुत्ता ही लेकिन जंगली पूर्वज था। ये शब्द याद रखिएगा, कभी कभी कुत्ता कुत्ते का जंगली पूर्वज भी ऑप्शन में मिलता है तो जंगली पूर्वज लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हूबहू एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, चलिए अगला है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवर को अपने घरों के नजदीक आने देने लगे, और जब वो आने लगे तो इससे जो वो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित होने लगे। इसका मतलब अब नया होगा, नवपाषाण का मतलब ही नया होगा, मतलब अब लोग जानवर को पालेंगे। तो आपसे पूछेगा कि जब जानवर को पालेंगे तो क्या होगा, पशुपालन कब होगा, नया था, पशुपालन मानव के लिए नया था नवपाषाण काल में, ऐसे याद रखाइएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, याद हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से चाताल युग तुर्की में है, जहां दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, ठीक है, लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। यहां से पूछा जाता है कि लाल सागर से क्या मिलती थी, कौड़ियां। ठीक है, चलिए भूमध्य सागर से क्या मिलता था, सागर जो है भूमध्य सागर, यहां से आपको सीपियां देखने को मिलती थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है आपके लिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, खेती और पशुपालन, फार्मिंग और हर्डिंग। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि खेती और पशुपालन कैसे शुरू हुआ। आइए इसके पूरे इतिहास को समझते हैं, निचोड़ते हैं, जानते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। कहा गया कि जब लोग एक जो पौधा है इस पौधे को उगा रहे हैं और एक जो है अपना घर है और इस घर में जो है वो अपना रह रहे हैं और अपने साथ कुछ जानवरों को पाल रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया कहा गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। यहां लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते जिन्हें गर्तावास कहा जाता। क्वेश्चन बहुत बार बना है, गर्तावास का साक्ष्य कहां से मिला है, बुर्ज होम से, और बुर्ज होम कहां है, कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बात करते हैं, फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इस चीज का निर्माण कैसे होता था, तो जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहां से प्रश्न बने हैं। आइए हम लोग देखते हैं
जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। जो नगर की बात है, अगर नगर आप ढूंढेंगे हड़प्पा सभ्यता के तो कहां कहां मिलेगा। एक तो देखिए आपको मिलने वाला है कहां, पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध प्रांत है आपको वहां मिलने वाला है। भारत में जब आप आएंगे तो आपको गुजरात में मिलेगा, उसके बाद राजस्थान में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा। इन प्रांतों में जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी जगहों पर मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सिर्फ निचोड़ है। आगे बात करते हैं, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ये सारी की सारी चीजें इन्हीं स्थानों से मिली हैं। कहां से? गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्रों से ये सभी की सभी चीजें वहां से पुरातत्वविदों को मिली हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं जानना है, कल की वीडियो में जाइए, बहुत डिटेल से आपको बताए हैं। जो प्राचीन चीजों को ढूंढ करके उसके बारे में जानकारी रखने का बहुत इच्छुक हो उसे पुरातत्वविद कहते हैं। क्या क्या चीजें ढूंढता है, कैसे ढूंढता है, इन सभी चीजों की चर्चा कल के सेशन में है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए सेशन कैसा है वो। आगे बात करते हैं, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। मकान कुछ ऐसे रहते थे, ये ऊंचा भाग है, ये नीचा भाग है। जो ऊंचा भाग होता था इसे नगर दुर्ग कहा जाता था और जो नीचे का भाग है उसे निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये जो दोनों के दोनों क्षेत्र हैं आपके, इसके चारों तरफ एक ऐसे चार दीवारी होती थी, याद रखिएगा। क्या होती थी? इसके चारों तरफ एक चार दीवारी होती थी और ये जो चार दीवारी है, ये चार दीवारी कैसी बनती थी तो याद रखिएगा, इस चार दीवारी का निर्माण जो है पक्की ईंटों का होता था। ये जो दीवार बनाई जाती थी ये पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार की संज्ञा दिया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खास तालाब कहां से मिला है तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह का मतलब जहां अनाज जैसी चीजों को वो अपना सुरक्षित रखते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए यज्ञ करने के लिए जो अग्नि कुंड है उसका साक्ष्य कहां से मिला है तो याद रखिएगा कालीबंगा और लोथल। अरे हमको सर जी याद नहीं होगा, हम क्या करें? चलिए मैं आपको बता देता हूं इसकी ट्रिक। चलिए, अग्नि कुंड क्या है? अग्नि कुंड। चलिए इसके बारे में एक जानिए। अग्नि जब जलेगी तो क्या बचेगी? राख बचेगी। राख ऐसे याद रख लीजिएगा, काली होती है, कालीबंगा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अग्नि कुंड, अग्नि कुंड। और दूसरा है आपका लोथल। क्या है? लोथल। तो कुंड कहां बनता है? थल। थल मतलब स्थल, जमीन पर, ऐसे याद रख लीजिएगा, लोथल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी 7000 साल पहले, याद रख लीजिएगा। और नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 4700 साल पहले जो नगर हैं उनका जो है आरंभ होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगला कि
हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था, याद रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। यह हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं कच्चे माल की खोज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या है, कैसे है, कच्चा माल कैसे मिलता था, ठीक है, इसकी खोज कैसे हुई, इन सब चीजों पर थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ओमान और राजस्थान से तांबे का आयात हड़प्पा के लोग करते थे, याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, कि कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहां से दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। कांसा किसको मिलाकर के बनाया जाता था? तांबा और टिन का। तो तांबे के साथ जो धातु मिलाते थे हम लोग उसको टिन बोलते थे, और उसको कहां से मंगाते थे? तो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, याद रख लीजिएगा। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस सभ्यता के अंत के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग भी जान लेते हैं इसके बारे में कि कैसे इसका अंत हुआ। तो चलिए जानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो सिर्फ कुछ इलाकों में हुआ होगा। तो प्यारे साथियों आगे बात करते हैं। अगला है फ्रेंस। ये क्या है फ्रेंस? आइए जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। फ्रेंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंस कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, याद रख लीजिएगा। कैसे बनता है? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, याद रख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है ये कैसे बनते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऋग्वेद। चलिए बात करते हैं ऋग्वेद की। क्या है देखते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। कई बार प्रश्न बना है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि इसको पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। तो इस टॉपिक के साथ आज की वीडियो को हम लोग इसी सेशन पर रोकते हैं। इसके आगे के जो आपकी क्लास है वो कल आपको मिलेगी। इस क्लास को देखिए, 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए। जो हाई लेवल के मॉडरेट क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। तो एक चीज आपको एक सूचना और देना है, जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी क्लासेस आपकी इस यूट्यूब चैनल पर चलाई जाएंगी। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जो नहीं चलेगी, सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। सारी प्रैक्टिस सेट भी जो भी होंगे उससे रिलेटेड आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे।
उन सब का कोई चार्ज नहीं होगा। सारी क्लासेस आपको फ्री मिलने वाली हैं, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको करवा दिए जाएंगे, जो एकदम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है आज की इस वीडियो, जो आज का सेशन है, इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।